फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री इंडिया। मैं धर्मांगन मिश्रा आप सभी का हिस्ट्री इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वैदिक काल में हम अध्ययन करेंगे उत्तर वैदिक काल का, जो कि आपका 1020 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का काल रहा। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल को हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे, जो कि पहला हम आज अध्ययन करेंगे राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन का। इसके बाद फिर हम अध्ययन करेंगे आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले बात करें तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई। अब आपको पता होगा कि लोहे की खोज वैदिक काल में, आपके उत्तर वैदिक काल में हुई, क्योंकि ऋग वैदिक काल में अगर जो या पूर्व वैदिक काल की बात करें तो तब तक लोहे की खोज नहीं हुई थी। ये 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई। तो लोहे की खोज जो हुई तो लोहा मजबूत धातु होने के कारण लोहे का हथियार इत्यादि बनाए गए। इस प्रकार एक क्रांति पैदा हुई जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित हुआ। अब हम शुरू करते हैं इसके राजनीतिक जीवन का, कि देखते हैं कि इसका राजनीतिक आर्थिक सभी पर प्रभाव पड़ा लोहे का आविष्कार हो जाने के कारण, लोहे की खोज हो जाने के कारण। तो अब बात देखते हैं राजनीतिक जीवन में जन का आकार, जो जन था जन का आकार बड़ा हो गया। जैसे कि भरत जन और कुरु जन मिलकर कुरु जनपद बने, तो मतलब इसका जो जन था उसका आकार बड़ा हो गया। राजा का महत्व मतलब शक्ति जो थी उसमें वृद्धि हुई। लेकिन यहाँ एक बात देखने योग्य है कि जो राजा का पद है वो वंशानुगत हो गया, कि मतलब राजा का बेटा ही राजा होगा। ये वंश आधारित वंशानुगत हो गया कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक वंशावली हो गई कि जो कि राजा का बेटा राजा बनेगा। तो इस प्रकार से पद जो है वो वंशानुगत हो गया। राजा का अधिकार जो था वो बढ़ गया, और साथ में सभा समिति विदित और जो गण था इसका महत्व कम हो गया। यहाँ पे ये जो संस्थाएं थी राजा के, मतलब जो कबीले का राजा होता था पूर्व वैदिक काल में, उसकी सहायता के लिए जो संस्थाएं होती हैं उसका महत्व कम हुआ और राजा का अधिकार बढ़ गया। राजा के शक्ति में बढ़ोतरी हुई। फिर आगे देखते हैं राज्य अधिकारियों की बात करें तो राज्य अधिकारी जो रत्नी होते थे वहाँ पे जो उनकी संख्या 7 थी, ये 7 से बढ़कर यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में इनकी संख्या 7 से बढ़कर 17 हो गई। कर नियमित हो गया, जो कि पूर्व वैदिक काल में कर नियमित नहीं था, वहाँ पे इच्छा आधारित कर था। लेकिन यहाँ पे कर इच्छा आधारित ना होकर ये नियमित कर दिया गया और कर देना जरूरी था। सेना की बात करते हैं तो सेना की जो संख्या, रथ हथियार में वृद्धि, लेकिन सेना नियमित नहीं। सेना की स्थिति जैसे थी पहले ही, उसकी संख्या में भी वृद्धि हुआ, रथ में हथियार में सब में वृद्धि हुआ, लेकिन जो सेना थी नियमित नहीं हुई। मतलब कि सेना जब जरूरत होती तो सेना का प्रयोग किया जाता, फिर सेना कोई निश्चित सेना नहीं होती कि हमेशा के लिए सेना जो जैसे आज के समय में या इससे पहले के राज्यों में होता था कि राजा की सेना एक निश्चित सेना होती थी जो हमेशा सेना युद्ध के समय या बाकी समयों के लिए हमेशा तैयार रहती थी। तो इस प्रकार का कोई सेना नियमित नहीं थी, बल्कि जब जरूरत होती थी तो सेना का उपयोग किया जाता था और उसके बाद उस सेना को नहीं बनाया जाता था। मतलब सेना तभी बनाया जाता था जब हमें सेना की जरूरत होती थी, नहीं तो नियमित रूप से कोई सेना नहीं होती थी। न्याय अस्थायी, और ये पूर्वत ही न्याय था, जिस प्रकार से कि छोटे मोटे जो होते थे कि कोई किसी न्याय की जरूरत होती थी तो वो न्याय राजा, मतलब जो कबीले का राजन होता था वही न्याय करता। उसी प्रकार से जैसे पूर्व वैदिक काल में न्याय होता था उसी प्रकार से हमारे उत्तर वैदिक काल में भी न्याय की व्यवस्था थी। न्याय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक बार हम पूरा राजनीतिक जीवन को देखते हैं। 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई जिससे हथियार इत्यादि बनाए गए और एक प्रकार की राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन सब में एक क्रांति आई। जन का आकार बड़ा हो गया, राजा का महत्व शक्ति में वृद्धि हुई, राजा का पद जो था वो वंशानुगत हो गया, राजा का अधिकार बढ़ गया, सभा समिति विदित और गण जो ये संस्थाएं थी इसका महत्व कम हुआ। राज्य अधिकारियों मतलब रत्नी की जो संख्या 7 से वो बढ़कर 17 हो गई। यहाँ पे कर जो वहाँ पे स्वेच्छा पर आधारित था, यहाँ पे कर को नियमित कर दिया गया। सेना की संख्या, रथ हथियार इत्यादि में वृद्धि हुआ, लेकिन सेना नियमित नहीं हुई। न्याय आपका अस्थायी, जैसे पहले न्याय था उसी प्रकार से न्याय की व्यवस्था थी। कोई यहाँ पे बहुत बड़ी न्याय की ऐसा कोई उल्लेख नहीं हुआ कि जिस प्रकार से बाकी के राज्य दरबारों में इसके आगे पूर्व वैदिक काल के आगे
जब आप वैदिक काल के आगे जब आप पहुँचते हैं तो जहाँ पे राज्य दरबारों में न्याय की व्यवस्था होती थी, उस प्रकार से यहाँ पर न्याय का कोई उल्लेख नहीं होता है। अब हम अध्ययन करते हैं सामाजिक जीवन का। सामाजिक जीवन का अध्ययन करें तो वर्ण, जो इसमें वर्ण था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो पहले आपके जो पूर्व वैदिक काल में थे ये व्यवसाय पर आधारित थे, और जैसे हम इसको उत्तर वैदिक काल में पहुँचते हैं तो ये जन्म आधारित हो गई। गोत्र, गोत्र का यहाँ बात आता है तो गोत्र जो है, गोत्र नामक संस्था का जो जन्म है ये उत्तर वैदिक काल में हुआ। इसका मतलब होता है गोधन इकट्ठा करना या गोधन एकत्र होना, ये है गोत्र आपका। फिर इसमें आश्रम व्यवस्था एक हुई। जो आश्रम व्यवस्था हुई, आश्रम व्यवस्था का एक समय था, जैसे कि ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य जो है वो 0 से लेके 25 वर्ष तक, 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का। गृहस्थ की बात करें तो 25 से 50 वर्ष तक। वानप्रस्थ की बात करते हैं तो वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष तक। संन्यास, जो संन्यास था वो 75 से 100 वर्ष तक। तो ये 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था थी। जो ये आश्रम व्यवस्था थी वो 4 प्रकार, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम की व्यवस्था यहाँ पे थी। स्त्रियों की स्थिति की बात यहाँ करते हैं तो स्त्रियों की स्थिति में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, ये 2 प्रथा जो थे इसका आरंभ हो चुका था। इससे आपको साफ पता चल जाएगा कि स्त्रियों की स्थिति में यहाँ पे गिरावट शुरू हो गई। और यज्ञ कार्य में भाग लेना इत्यादि, जो स्त्रियां थी पूर्व वैदिक काल में कि अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती, शिक्षा ग्रहण करती, इन सब कार्यों में ये सब कार्य बंद हो गए और दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा ये आरंभ हो गया। इससे साफ पता चलता है कि स्त्रियों की स्थिति में उत्तर वैदिक काल में गिरावट शुरू हो गई। गार्गी, मैत्रेय, कात्यायनी प्रमुख विदुषी महिलाएं थीं। दास प्रथा क्यों देखें तो दास प्रथा हमारे पूर्व वैदिक काल में जिस प्रकार थी उसी प्रकार से पूर्ववत स्थिति में थी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। मनोरंजन जैसे हमारे पूर्व वैदिक काल में था उसी प्रकार से यहाँ भी स्थिति कोई, जैसे रथ दौड़, घुड़दौड़, ये प्रकार के जो पासा, ये सब मनोरंजन थे वो उसी तरह से मनोरंजन के भी सेम थे। उसी तरह से मनोरंजन जिस प्रकार पूर्व वैदिक काल में था उसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल में भी देखने को मिलता था। भोजन की बात करें तो भोजन पूर्वत, जैसे पूर्व वैदिक काल में शाकाहारी मांसाहारी भोजन का प्रयोग करते थे उसी प्रकार से इसमें भी उत्तर वैदिक काल में भी भोजन की स्थिति उसी प्रकार थी। विवाह की बात करते हैं तो 8 प्रकार का विवाह जो कि मनुस्मृति में वर्णित है, ये 8 प्रकार का विवाह। इसमें से प्रमुख जो अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह वह विवाह होता था जिसमें वर पक्ष जो होता था वो उच्च वर्ग का, उच्च कुल का होता, और कन्या पक्ष जो होती वो कन्या पक्ष निम्न कुल का होता था। प्रतिलोम विवाह जो होता था इसमें कन्या पक्ष उच्च कुल का और जो वर पक्ष होता वो निम्न कुल का होता। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन उत्तर वैदिक काल का था। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो ये पसंद आती है तो अपने मित्रों को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि आपके साथ साथ और भी आपके मित्र जो हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स।